ओके, तो हम नेक्स्ट केस स्टडी यहाँ पर देखते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी हमारी क्या है? केस स्टडी ऑन प्रिंसिपल्स ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो देखो, जब हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहे होते हैं, जितने भी फाइनेंशियल एक्टिविटीज हम परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वहां पर कुछ फाइनेंस के प्रिंसिपल्स होते हैं जिन्हें हमें फॉलो करने की यहाँ पर जरूरत होती है, जिसमें से एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ठीक है, तो जितने भी इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है उसके रिलेटेड ये हमारी केस स्टडी है। तो इस केस स्टडी की हेल्प से हम इन प्रिंसिपल को अच्छे तरीके से जो है वो समझें। तो केस स्टडी यहां पर क्या है? द टाइम वैल्यू ऑफ मनी रेफर्स टू द कंसेप्ट दैट मनी अवेलेबल टुडे इज वर्थ मोर देन द सेम अमाउंट इन द फ्यूचर डे ड्यू टू इट्स पोटेंशियल अर्निंग कैपेसिटी। व्हाट डज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी सजेस्ट अबाउट द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या है इसको यहां पर समझो। देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी एक इंपॉर्टेंट फंडामेंटल प्रिंसिपल है फाइनेंस का, जो कि हमें बताता है कि जो पैसा हमारे पास प्रेजेंट में पड़ा है, जो पैसा आपके पास प्रेजेंट में पड़ा है, और वही पैसा जब आपको फ्यूचर में मिलने वाला है, तो प्रेजेंट में जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू ज्यादा होगी जो पैसा आपको फ्यूचर में मिलने वाला है। जैसे एग्जाम्पल के मान के चलो, इस वक्त आपके पास 10,000 रुपए है और आपको 5 सालों के बाद जो है 10,000 रुपए जो है वो मिलने हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो अमाउंट है वो आपको सेम लग रही होगी। नॉर्मल पर्सन क्या कहेगा कि 10,000 है, 10,000 है, सेम ही तो है, इनकी वैल्यू सेम ही तो है, इसमें डिफरेंस थोड़ी है। पर जो जिसको फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पता है, इस प्रिंसिपल के बारे में पता है, उसे पता है कि जो प्रेजेंट में आपके पास 10,000 रुपए पड़े हैं और ये जो फ्यूचर में आपको 5 साल के बाद 10,000 रुपए मिलने वाले हैं, उसकी वैल्यू यहाँ पर ज्यादा है, प्रेजेंट वाले पैसे की वैल्यू ज्यादा है। इसके पीछे का जो रीजन है वो क्या है कि पैसा कमाता है, मतलब कि मनी की अर्निंग कैपेसिटी जो है वो होती है। इसको एक एग्जांपल के साथ अगर हम समझाएं, तो आज आज आपके पास प्रेजेंट में 10,000 रुपए हैं, आप इसको मार्केट में इन्वेस्ट करोगे, मान के चलो आपने इन्वेस्ट किया, तो आपको हर साल 10% के यहाँ पर रिटर्न मिले, यानी कि 1,000 करके। तो 5 सालों तक आपको यहाँ पर टोटल 10,000 के ऊपर 5,000 रुपए यहाँ पर रिटर्न मिले। तो 5 साल के बाद इस 10,000 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो जाएगी? 15,000 रुपए। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो, आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये जो 10,000 रुपए है, 5 साल बाद इसकी वैल्यू कितनी है? 15,000 रुपए, और इन दोनों की वैल्यू सेम नहीं है। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी सिंपल सा ये बताता है कि आपके पास अगर प्रेजेंट में यहाँ पर पैसा पड़ा हुआ है और वही सेम पैसा आपको फ्यूचर में मिलेगा, तो प्रेजेंट में जो आपके पास पैसा पड़ा हुआ है उसकी वैल्यू फ्यूचर में मिलने वाले पैसे से ज्यादा होगी ड्यू टू इट्स अर्निंग कैपेसिटी। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर टाइम वैल्यू ऑफ मनी कंसेप्ट की बात करें, तो उसने रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बारे में यहाँ पर क्या बताया। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो आपको कितनी रिटर्न यहाँ पर चाहिए। तो पहला कह रहा है टाइम वैल्यू ऑफ मनी सजेस्ट कर रहा है कि इट शुड बी लोअर देन द इन्फ्लेशन रेट, यानी कि जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो इन्फ्लेशन रेट से कम हो, या फिर इट शुड बी इक्वल टू इन्फ्लेशन रेट, ये इन्फ्लेशन रेट के इक्वल होने चाहिए, या फिर इट शुड बी हायर देन द इन्फ्लेशन रेट, ये इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा होनी चाहिए, या फिर इट शुड बी एडजस्टेड फॉर करेंसी फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो रहेगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। देखो, टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है, जो रिक्वायर्ड ऑफ रिटर्न है वो इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा होना चाहिए। इन्फ्लेशन रेट का मतलब कि महंगाई जिस रेट से बढ़ रही है, अगर इन्फ्लेशन रेट मान के चलो यहाँ पर 4% है, तो आपके जो पैसे की वैल्यू है, जो रियल वैल्यू है, वो 4% से यहाँ पर कम हो रही है, क्योंकि इन्फ्लेशन आने से मनी की जो परचेजिंग पावर है, जो रियल वैल्यू, वो कम हो जाती है। और आपकी जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है वो अगर 8% है, तो आप देखोगे आपके पैसों की वैल्यू 4% से डिक्रीज हो रही है, पर आपको 8% यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। तो 4% आपका प्रॉफिट होगा, जिससे आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्यूचर में इंक्रीज होगी, ना कि डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इस सिचुएशन के अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर दोगे। आप फर्ज करो अगर इन्फ्लेशन रेट है 4% और आपको रिटर्न मिला 2%, तो यहाँ पर 2% से आपकी जो वैल्यू है पैसे की, इन्वेस्टमेंट की, वो समय के साथ यहाँ पर जो है वो कम हो जाएगी। तो ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द प्रिंसिपल ऑफ रिस्क एंड रिटर्न इज फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन फाइनेंस दैट आउटलाइंस द relationship between level of risk undertaken and the potential reward or return expected from an investment. The principle of risk and return emphasizes that investors need to consider both risk and return. The principle states that, ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल होता है फाइनेंस के अंदर, रिस्क एंड रिटर्न। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट के अंदर जो रिस्क है और जो रिटर्न है उसके बीच में क्या रिलेशनशिप होता है, यानी कि आप कितना रिस्क लो कि आपको यहाँ पर मैक्सिमम जो है रिटर्न मिले, उसके बारे में यहाँ पर बताता है। जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको रिस्क एंड रिटर्न को एनालिसिस करना जरूरी होता है। तो ये जो प्रिंसिपल है वो हमें क्या बताता है? पहला, हायर पोटेंशियल रिटर्न्स आर टिपिकली एसोसिएटेड विद हायर लेवल ऑफ रिस्क
एंड लोअर रिस्क इन्वेस्टमेंट जनरली ऑफर लोअर पोटेंशियल रिस्क। तो ये प्रिंसिपल हमें सिंपली बताता है कि अगर आप ज्यादा रिस्क लोगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, और अगर आप कम रिस्क लोगे तो आपको कम रिटर्न मिलेगा। तो ये क्या है, बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट है। रिस्क एंड रिटर्न सिंपल सा फंडा है कि अगर आप ज्यादा रिस्क लोगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगा, कम रिस्क लोगे तो कम रिटर्न जो है वो मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन भी देखो, लोअर पोटेंशियल रिटर्न टिपिकली एसोसिएटेड बाय हाई लेवल ऑफ रिस्क। अगर आप ज्यादा रिस्क लेते हो तो आपको कम रिटर्न मिलता है, और अगर आप यहाँ पर और ज्यादा मतलब कि अगर हाई रिस्क इन्वेस्टमेंट करते हो तो उससे आपको हाई रिस्क रिटर्न यहाँ मिलता है। तो ये हमारा गलत है। उसके बाद ये भी हमारा यहाँ पर गलत है, क्योंकि इसको ऑपोजिट करके मैंने यहाँ पर बताया। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। ठीक है, जैसे अगर हाई रिटर्न है तो लोअर लेवल ऑफ रिटर्न, ये हमारी गलत होगी। मतलब हाई रिटर्न लोअर लेवल ऑफ, ये हमारा गलत है कि अगर आप रिस्क कम लोगे तो आपको ज्यादा रिटर्न मिलेगी, तो गलत है। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर। ऑप्शन ए इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इमेजिन यू हैव Imagine you have 5 lakh to invest. Instead of putting all your money into single stock or sector, you allocate 2 lakh to invest in stock in different companies, 1 lakh 50,000 in government and cooperative bonds, and 10,000 toward real estate investment trust that invest in commercial properties. To further diversify, 50,000 in commodities such as gold and silver. This investment strategy explains which principle? ठीक है, तो देखो इसका जो आंसर है वो पहले मैं आपको बता दूं, डिवर्सिफिकेशन। देखो डिवर्सिफिकेशन जो प्रिंसिपल है वो हमें कहता है कि आपके पास अगर पैसे हैं और अगर आप उसको इन्वेस्ट करना चाहते हो तो कभी भी पैसे को एक ही जगह पे इन्वेस्ट नहीं करो। जैसे फर्ज करो आपके पास 5 लाख रुपए थे और उसको आपने सिर्फ और सिर्फ एक XYZ कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, सारा का सारा पैसा। तो अगर ये कंपनी डूब गई तो आपका सारा का सारा पैसा यहाँ पे डूब जाएगा। तो इस रिस्क को मैनेज करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर मल्टीपल कंपनीज के अंदर जो है इन्वेस्ट करना, ताकि अगर एक कंपनी यहाँ पर डूब भी जाती है, वहां से आपको कम रिटर्न भी मिल रहा है, तो उसको आप रिटर्न ऑफ कर पाओ दूसरी कंपनी के हाई रिटर्न्स के साथ। ठीक है, तो यहाँ पर भी सेम यही हो रहा है कि आप डिफरेंट डिफरेंट एसेट्स के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर जो है वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ताकि आप अपने रिस्क को डिवर्सिफाई जो है वो कर सको। तो ये जो प्रिंसिपल है वो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिवर्सिफिकेशन जो है वो कहलाता है। कौन सा प्रिंसिपल कहलाता है, प्रिंसिपल ऑफ डिवर्सिफिकेशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए प्रॉपर बैलेंस बिटवीन रिटर्न और रिस्क शुड बी मेंटेन टू गेट ऑप्टिमम रिटर्न फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट, सच बैलेंस इज कॉल्ड। देखो अगर आप अपनी इन्वेस्टमेंट से ऑप्टिमम रिटर्न यहां पर चाहते हो, यानी कि मैक्सिमम रिटर्न चाहते हो, तो आपको रिस्क एंड रिटर्न के अंदर एक बैलेंस जो है वो मेंटेन करना जरूरी है। क्योंकि देखो अगर आपने बहुत ज्यादा रिस्क ले लिया तो वहां पर आपको रिटर्न मिलने की जो चांसेस होते हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि ज्यादा रिस्क अगर करोगे तो आपका पैसा हो सकता है कि सारा का सारा डूब ही जाए। और अगर आप बहुत ज्यादा कम रिस्क लेते हो तो आपके रिटर्न बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें इनके बीच में एक प्रॉपर बैलेंस जो है वो क्रिएट करने की जरूरत जो है वो होती है। तो वो जो बैलेंस है उसे हम क्या कहते हैं, इन्वेस्टमेंट ट्रेड ऑफ कहते हैं, या फिर ऑप्टिमल ट्रेड ऑफ कहते हैं, या फिर रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ कहते हैं, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या लग रहा है आपको, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? फटाफट से चैट बॉक्स में बता दे इसका करेक्ट आंसर आपको क्या लग रहा है, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। फटाफट से बता क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। इन्वेस्टमेंट ट्रेड ऑफ, ऑप्टिमल ट्रेड ऑफ, रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ, या फिर नन ऑफ द अबव। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से चैट बॉक्स में बता। तो रिस्क एंड रिटर्न ट्रेड ऑफ बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द रिलेशनशिप बिटवीन रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न एंड रिस्क कैन एक्सप्रेस। ठीक है, तो हम यहाँ पर रिस्क एंड रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और जो रिस्क है उसके बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करना चाहते हैं। तो कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो कि करेक्ट है? पहला, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न प्लस रिस्क प्रीमियम, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न माइनस रिस्क प्रीमियम, या फिर रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इज इक्वल टू रिस्क फ्री रिटर्न इनटू रिस्क प्रीमियम, या फिर डिवाइडेड बाय रिस्क प्रीमियम। तो क्या लग रहा है किस इक्वेशन के जरिए हम यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न और जो हमारा रिस्क है उसके बीच में जो रिलेशनशिप है उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं? तो फटाफट से इसका आंसर बता दिए, इसका आंसर आपको क्या लगेगा, क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, फटाफट से बता दिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर जो है वो करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा। देखो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न का मतलब है कि आप अपनी इन्वेस्टमेंट पे कितना मिनिमम रिटर्न जो है वो चाहते हो। ठीक है,
रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दो चीजों से मिलकर बना होता है, एक होता है रिस्क फ्री रिटर्न। रिस्क फ्री रिटर्न का मतलब ऐसा रिटर्न जो कि आपको बिना रिस्क लिए मिल जाता है। जैसे कि अगर आप गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो और आपको वहां पर 8% का इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ये हमारा रिस्क फ्री रिटर्न कहलाएगा, क्योंकि यहाँ पर आप जीरो, जो रिस्क है वो 0% है, क्योंकि गवर्नमेंट इसकी गारंटी यहाँ पर ले रही है। ठीक है। उसके बाद रिस्क प्रीमियम। रिस्क प्रीमियम का मतलब क्या होता है, देखो जब आप रिस्क लेते हो तो आप रिस्क फ्री में नहीं लेते हो, बल्कि रिस्क के बदले में आपको रिवॉर्ड चाहिए होता है, थोड़ी सी रिटर्न ज्यादा चाहिए होती है। जैसे अगर आप किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करोगे तो आप उस कंपनी से थोड़ा ज्यादा यहाँ पर रिटर्न जो है डिमांड करोगे। मान के चलो आपने 2% की डिमांड की, तो अब आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न कितना बन गया यहाँ पर 10%, और 2% आपका गिफ्ट है, रिवॉर्ड है, जो कि रिस्क लेने के लिए आपको मिल रहा है। तो ऑप्शन है हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर जो है वो रहेगा।